हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। +2 एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अब होने वाले हैं। जिन बच्चों को जिन बच्चों को ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद ठीक है, कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे तो क्या है, जैसे 3 स्ट्रीम है आपकी मेन आपकी 3 स्ट्रीम है। जैसे कि आपकी साइंस हो गई जिसमें पीसीएम वाले हैं, उसके बाद कॉमर्स, ठीक है, और उसके बाद आपकी आर्ट्स। ठीक है, ठीक है। साइंस वाले जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या चले जाते हैं, मोस्टली साइंस में हो गए, पीसीएम हो गई या पीसीबी हो गई। साइंस वाले जो बहुत सारे बच्चे हैं वो ज़्यादातर किस में चले जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे, जैसे साइंस वालों की अगर हम बात करूँ तो साइंस वाले बच्चों के पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। साइंस वाले बच्चों के पास जो मेन ऑप्शन हैं वो ये हैं। हो सकता है वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटीज़ वगैरह की, एनआईटीज़ में भी जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और होते हैं, गवर्नमेंट अदर कॉलेजेस होते हैं, इनमें भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनडीए की तैयारी करेंगे, कुछ हो सकता है इसके अलावा एयरफोर्स वगैरह के फॉर्म भरें। ठीक है, और इस चीज की तैयारी करके आगे वो अपनी अपनी फील्ड चुन लें। कॉमर्स वाले बच्चों की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, ठीक, तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास सबसे पहले क्या होता है, पहली पसंद उनकी सीए है। ठीक है, कुछ बच्चे सीएस में भी चले जाते हैं। ठीक है, कुछ सीए में चले गए, कुछ सीएस में चले गए, और तीसरा ऑप्शन होता है उनके पास बीकॉम करने का। ठीक है, वो बीकॉम कर लेते हैं। बीकॉम होती है साथ में ऑनर्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात करता हूं। तो अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूं तो आर्ट्स वाले बच्चों के पास एक चीज है, क्या है, बीए। और बीए भी बहुत सारी स्ट्रीम्स में होती है, बीए ऑनर्स होती है, बीए पास होती है, बहुत सारी स्ट्रीम में होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के बारे में, तो जैसे बीए आप किससे कर सकते हो, पॉलिटी से कर सकते हो। सबसे पसंदीदा कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी से कर सकते हो। ठीक है, इस चीज से अलग अलग सब्जेक्ट से, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अब मेन शुरू होता है कि अब एडमिशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो आपको पता है पहले परसेंटेज का खेल होता था, सारा खेल होता था परसेंटेज का। क्या होता था, ट्वेल्थ के एग्जाम हुए, उसके बाद परसेंटेज भर भर के परसेंटेज आती थी भाई। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो 95% वालों की तो झड़ी लग जाती थी। 95 वाले तो ऐसे आते थे जैसे फ्री में नंबर बट रहे हो। उसके बाद 98%, 97%, और इसी का नतीजा होता था, क्या होता था कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर मैं डीयू की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कट ऑफ है, कई सारे कोर्सेज की कट ऑफ पूरी की पूरी 100% चली जाती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर एसआरसीसी कॉलेज की बात करूं, जिस कॉलेज को इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट माना जाता है, जिस कॉलेज को कॉमर्स लाइन के बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, 100% तक जा रही है। सेंट स्टीवंस 100% तक परसेंटेज जा रही है। गवर्नमेंट को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई इतनी इतनी परसेंटेज जा रही है, इसका क्या इलाज करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधी सी बात ये समझो, अगर कोई बच्चा 75% लाने वाला स्टूडेंट है, अगर कोई, और दूसरा बच्चा 90% लाने वाला बच्चा है, तो क्या ये परसेंटेज इस पैरामीटर को सेट करती है, क्या ये परसेंटेज ये बताती है कि भाई ये बच्चा एवरेज है और ये बच्चा टॉपर है। पहली नजर में तो सभी होता है, घर वालों की तरफ से प्रेशर, स्कूल की तरफ से प्रेशर, हर चीज की तरफ से प्रेशर ये आता, नहीं भाई ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज। क्या ज्यादा परसेंटेज इस बात की गारंटी थी कि ज्यादा परसेंटेज लाने की वजह से उस बच्चे को आप टॉपर ही मानोगे? ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां जो सबसे मेन जो खेल होता था वो शुरू होता था, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड, जैसे आपका यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, केरला बोर्ड। अब क्या होता है, अलग अलग बोर्ड से जो बच्चे आते हैं उनकी परसेंटेज में डिफरेंस होता है काफी। ठीक है, कई बार क्या होता है, यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, केरला बोर्ड से, अलग अलग बोर्ड से, पूरे इंडिया से जब डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से बच्चे आते हैं, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हर बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है ना, मार्किंग स्कीम वो अलग अलग है।
और जब मार्किंग स्कीम अलग अलग है, हर बोर्ड का लेवल भी अलग अलग होगा, तो फिर कैसे हम मान लें कि जो कॉमन क्राइटेरिया, जो डीयू की जो कट ऑफ जा रही थी या फिर अलग अलग कॉलेजेस की कट ऑफ जा रही थी, वो 90%, 80% या फिर 70% तक जो जा रही है, हम कैसे इस चीज को ये मान लें कि भाई ये जो परसेंटेज इतनी ज्यादा जा रही है, ये बच्चों के साथ न्याय हो रहा है? ये तो कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। इसके बाद गवर्नमेंट इस पे काफी टाइम से वर्क कर रही थी और पिछले साल से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिस भी बच्चे को डीयू में एडमिशन लेना है, चाहे वो बीएससी में ले, चाहे वो बीकॉम में ले, और चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड में ले, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है उसे एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम होगा CUET। उस एग्जाम का नाम क्या होगा? CUET। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपकी पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी हैं जिनको गवर्नमेंट का ग्रांट है या फिर सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनके अंदर एडमिशन होगा अब एंट्रेंस से। अब असली खेल यहां शुरू होता है। आपकी 12th में है 98% मान लीजिए, और आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, तो आपको CUET देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप CUET में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, अगर आप CUET में जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसकी कट ऑफ पार नहीं कर पाए, इस परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। इस परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके एवरेज मार्क्स थे, आपसे मिलवाएंगे भी उसे बहुत जल्दी, एवरेज मार्क्स थे 60%। ठीक है, ये उसका एवरेज मार्क्स था। ठीक है, उनकी क्लास के जो टॉपर के मार्क्स थे वो शायद 95% के आसपास थे। ठीक है, ये एक एवरेज ही बच्चा बोला जाएगा। ठीक है, ये टॉपर बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है। लेकिन जब CUET का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जब CUET का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तो आउट ऑफ 700 ये बच्चा 518 नंबर लेके बैठा है। ठीक है, और ये जो टॉपर बच्चा है आउट ऑफ 700, ये बच्चा लगभग मेरे ख्याल से 200 प्लस मार्क्स लेके बैठा है। इस बच्चे को कॉलेज मिल गया, इस बच्चे को कॉलेज नहीं मिला। अब ये वेरिएशन इतना कैसे आया, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक 95% वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और एक 60% वाला ले गया एडमिशन। तो यहां से पता चलता है ज्यादा परसेंटेज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा है तो आप टॉपर ही हो। क्यों? क्योंकि जब एक एंट्रेंस होता है, जब कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक, आपने लास्ट मोमेंट पे कितनी मेहनत करी है, ठीक है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है। उसके बाद आपके हार्ड वर्क के साथ ये चीज डिसाइड करती है कि आपने हार्ड वर्क तो किया ही किया है, आपने अगर कितनी डीपली चीजों को कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है, और उसको बहुत बढ़िया लैंग्वेज में आपने बना के लिख दिया, बोर्ड इस चीज के नंबर देता है। लेकिन CUET कैसे नंबर देता है? आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, प्लस उसके MCQ क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, MCQ क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको टेस्ट पेपर्स लगाने पड़ते हैं जो NTA देता है। NTA अपनी तरफ से कुछ सैंपल पेपर देता है। अब तो आपका एक बार CUET हो चुका है तो आप सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो कि भाई ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद जब आप एंट्रेंस दे के आते हो तो आपका अलग अलग दिन एंट्रेंस चलता है, किसी का Day 1 में पड़ गया, किसी का Day 2 में पड़ गया, ऐसे करते करते Day 15 तक एग्जाम जाता है, मतलब और भी आगे जा सकता है, वो बच्चों के ऊपर होता है। इतने दिन एग्जाम चलता है, उसके बाद फिर कट ऑफ निकल के आती है। उसके बाद क्या किया जाता है, अलग अलग दिन हो सकता है, आपका पहले दिन पड़ गया, आपके दोस्त का दूसरे दिन पड़ गया, किसी का 15वें दिन पड़ गया। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद क्या होती है बच्चे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे किसी का Day 1 में पेपर था, ये पेपर आ गया हार्ड, और किसी का Day 15 था,
ये पेपर थोड़ा नॉर्मल लेवल का आ गया। तो भाई ये तो नाइंसाफी हुई ना, तो इसीलिए नॉर्मलाइज किया जाता है। मतलब अगर जिस शिफ्ट में हार्ड पेपर है, इन बच्चों के मार्क्स थोड़े से बढ़ाए जाते हैं, जिनका नॉर्मल है इनके थोड़े से कम किए जाते हैं, नॉर्मलाइज करके दोनों को बराबर लाया जाता है और उसके बाद फिर कट ऑफ निकाली जाती है। देन आप इस बेसिस पे, सीयूटी के बेसिस पे, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 1 फॉर्म फिल कर दिया, स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, फॉर्म फिल होने के बाद फॉर्म फिल होने के बाद आपको डेट दे दी जाएंगी कि उस तारीख से या उस डेट से आपका एंट्रेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल होने के बाद आपको डेट दी जाएंगी। 12th के एग्जाम के बाद लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। ठीक है, लेकिन इस बार एनटीए ने गजब कर दिया, इस बार एनटीए ने पहली डेट दे दी। ठीक है, पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी हैं, पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी हैं कि कब से कब तक सीयूटी का एग्जाम चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी हैं। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को देखना है, इसके बारे में अपडेट देखते रहना है कि भाई सीयूटी के एग्जाम में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम बाकी जानकारी इसमें आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।